प्रकाश एक साधारण सा किसान था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा जब पढ़ लिख गया तो वह विदेश में नौकरी करने के लिए चला गया, लेकिन 1 रुपया भी उसने नहीं भेजा था। प्रकाश की नज़र में उसका छोटा बेटा नालायक था। वह भी घर से भाग गया और प्रकाश की ज़मीन पर भी किसी ने कब्जा कर लिया। इसीलिए वह शहर एक अधिकारी के पास मदद मांगने के लिए गया। वहाँ से फिर वह एक वकील के पास गया, लेकिन जैसे ही प्रकाश ने अंदर कदम रखा तो प्रकाश के होश उड़ के रह गए, क्योंकि अंदर तो गांव के एक कोने में रहते थे प्रकाश, एक साधारण से किसान जिनके दो बेटे थे, मुकेश और सुरेश। मुकेश बड़ा था और पढ़ाई में बहुत होनहार था, जबकि सुरेश की हमेशा ही किताबों से जंग चलती रहती थी। घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके पिता चाहते थे कि वह दोनों उनकी तरह खेती बाड़ी ना करके पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। पहली दूसरी क्लास तक पता चल गया कि मुकेश तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन सुरेश एक बुद्धू बच्चा है। सुरेश को अपने पिता की आलोचनाओं का भी शिकार बनना पड़ता था। जब जब उस पर डांट पड़ती तो वह हमेशा ही सुरेश अपनी माँ के पल्लू में छिप जाता। कई बार उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आते। वह अपने पति से कहती थी कि इसमें इस बेचारे का क्या दोष, जब उसको कोई बात समझ ही नहीं आती। ऊपर वाले ने जिसे जितनी अकल दी है वह उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। लगभग छठी क्लास तक सुरेश पढ़ पाता है। पिता की आलोचनाओं का शिकार होते होते सुरेश का मन पढ़ाई से बिल्कुल ही हट जाता है। आखिरकार प्रकाश ने कह दिया, पढ़ाई इसके बस की बात नहीं है। सुरेश, तू बस खेतों में ही काम कर, वही तेरे लिए सही है। अब मुकेश तो स्कूल जाता था, लेकिन सुरेश नहीं। पर जब भी मुकेश स्कूल जाता, सुरेश उसे हसरत भरी नज़रों से देखा करता था, जैसे उसके मन में भी स्कूल जाने के लिए लालसा हो। लेकिन वह अपनी ज़बान से कुछ भी नहीं कहता था। उसकी माँ उसकी हालत को अच्छी तरह से समझती थी। वह उससे कई बार कह चुकी थी कि अगर तू पढ़ना चाहता है तो बता दे, मैं तुझे फिर से स्कूल में दाखिला दिला दूँगी। लेकिन उसने नहीं में सिर हिला दिया। धीरे धीरे समय गुजरा। सुरेश हमेशा की तरह सवेरे सवेरे खेतों में गया। अब उसके पिता प्रकाश थोड़े बीमार रहने लगे थे, इसीलिए वह ज़रा देर से खेतों में जाते थे, लेकिन मेहनत सारी सुरेश ही करता था। एक दिन जब प्रकाश खेतों में पहुंचा तो सुरेश वहां मौजूद ही नहीं था। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, पर सुरेश कहीं नज़र नहीं आया। तभी उन्हें सुरेश एक पेड़ के पीछे नज़र आया। उसके हाथ में कुछ था। धीरे धीरे प्रकाश उसकी तरफ चलने लगे, यह देखने के लिए कि आखिर पेड़ के पीछे सुरेश कर क्या रहा है। इससे पहले कि प्रकाश कुछ जान पाते, सुरेश को अपने पिता के आने की शायद आहट हो गई थी। पिता के पूछने पर उसने साफ कह दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो बैठकर खाना खा रहा था। लेकिन उसके पिता को उस पर शक हो चला था। रात को पिता प्रकाश ने अपनी पत्नी शोभा से इस बारे में बात की कि मैंने कई बार देखा है, तुम्हारा बेटा खेतों में कुछ गड़बड़ तो ज़रूर कर रहा है। बड़ा हो गया है, कहीं ये ज़मीनों में कुछ हेरा फेरी ना कर ले। शोभा ने जब यह बात सुनी तो मारे गुस्से के अपने पति पर चिल्ला पड़ी, आपकी नज़र हमेशा इस पर ही क्यों टेढ़ी रहती है? मैं जानती हूँ मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी सुरेश घर में होता, उसके पिता उसे कुछ न कुछ कहते ही रहते, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि पिता की तो आदत है, वह एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। दूसरी ओर मुकेश 10वीं के बाद अब पढ़ाई के लिए शहर कॉलेज में जाता था। सुरेश अपनी खेतीबाड़ी में लगा हुआ था। थका हारा सुरेश रात को बेखबर सो जाता। उसकी माँ उसके लिए बहुत दुखी थी। अब तो मुकेश पढ़ लिख कर विदेश जाने की सोच रहा था। उसने ये बात अपने पिता से कही तो उन्होंने खुशी खुशी कहा, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, ये खेती बाड़ी आखिर तुम्हारे लिए ही तो है। सुरेश चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। शोभा भी खामोशी से अपने पति को बेटे से ये सब कहते सुन रही थी और सोच रही थी कि सुरेश के मन पर क्या गुजर रही होगी। वह गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई में चली गई। ऐसा नहीं था कि वह मुकेश से प्यार नहीं करती थी, वह तो दोनों से ही बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने पति के भेदभाव पर उन्हें बहुत बुरा लगता था। देखते देखते समय गुजरा। मुकेश की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप अपना किया हुआ वादा निभाइए। अब मैं कनाडा जाने की सोच रहा हूँ।
मेरा दोस्त वहाँ 1 साल पहले शिफ्ट हो चुका है, वहीं नौकरी भी कर रहा है, पर मुझे भी वहीं पर बुला रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त कर दें ताकि मैं कनाडा जाकर अच्छी नौकरी कर सकूँ और उसके बाद वहाँ से मैं आपको पैसे भेजूँगा। फिर आपको खेतों में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। यह सुनकर प्रकाश जी बहुत खुश हुए और सीना चौड़ा करते हुए बोले, बेटा, मुझे पता था तुम एक दिन मेरा नाम ज़रूर रोशन करोगे। छोटे बेटे पर व्यंग करते हुए बोले, हर किसी से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती ना। सुरेश फिर चुपचाप से सुन रहा था, लेकिन आज शोभा जी चुप ना रह सकी। वह कहने लगी, यह जो तुम्हारे खेत लहलहा रहे हैं ना, ये तुम्हारे छोटे बेटे की ही मेहनत है। नहीं तो जो तुम्हारी हालत है, तुम्हारे खेत मिट्टी बन गए होते। पति पत्नी में बहस हुई तो मुकेश गुस्सा होकर बाहर चला गया। सुरेश ने इशारे से माँ को चुप होने को बोला। उसका चेहरा देखकर शोभा चुप हो गई और अंदर कमरे में चली गई। अगले दिन पिता ने सारी रकम इकट्ठा करके मुकेश को कनाडा भेजने में लगा दी। अब मुकेश तो पहुंच गया कनाडा, यहाँ तक कि कुछ बैंक से लोन भी लिया गया। सुरेश इसी तरह से खेतों में काम करता रहा। एक दिन किसी बात पर सुरेश और उसके पिता की बहस हो गई। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सुरेश घर छोड़कर चला गया और फिर लौटा ही नहीं। पिता को तो ये लगा कि शाम तक लौट आएगा, लेकिन वह नहीं लौटा। शोभा का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद पिता ने भी उसको आसपास गाँवों में भी ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। 1 महीना गुजर गया था। शोभा की हालत रो रो कर बहुत ख़राब हो गई थी। ना वे कुछ खाती थी ना पीती थी। अपने बेटे के दुख में कमज़ोर हो गई थी। इधर मुकेश ने अब तक जाने के बाद एक फ़ोन भी नहीं किया था। पिता जब भी फ़ोन करते वह कहता कि मैं ठीक हूँ और 2 शब्दों में बात ख़त्म हो जाती और फ़ोन काट दिया जाता। पैसा भेजना तो बहुत दूर था। 3 महीने बाद भी जब पिता के पास बेटे से कोई रकम नहीं आई, बैंक का कर्ज भी उतारना था। इधर सुरेश भी घर छोड़कर चला गया था। खेतों में काम करने की अब प्रकाश की हिम्मत नहीं बची थी। ऐसे में वह क्या करता, अब बहुत ज़्यादा परेशान हो उठा था। इसीलिए उसने अपनी आधी ज़मीन बेचने का फ़ैसला किया और अपनी आधी ज़मीन बेच दी, जिससे बैंक का कर्ज उतार सके। बैंक से कर्जा तो उतर गया, अब जो आधी ज़मीन बची थी वह उसने किराए पर दे डाली, जिससे उनके घर का कुछ खर्चा चल सके। लेकिन वह हुआ जिसकी प्रकाश ने उम्मीद भी नहीं की थी। उसकी ज़मीन हड़प ली गई। अब प्रकाश बिल्कुल खाली हाथ खड़ा था। वह पछतावे की आग में जल रहा था। शोभा उसे ताने मारती कि और भेजो बेटे को विदेश, मुझे तो उसके ढंग पहले ही नज़र आ रहे थे। एक दिन जब प्रकाश बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, उसने बेटे मुकेश को फ़ोन मिलाया और उसे अपनी परेशानी बताई, तो मुकेश ने साफ पैसा भेजने से इनकार कर दिया। कहने लगा, यहाँ के ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं भेज सकता। आप फ़ोन करके मुझे परेशान ना किया करें, अब मुझे फ़ोन ना करना। प्रकाश अपना सा मुँह लेकर रह गया। एक बची उम्मीद भी ख़त्म हो गई। जिस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया था, उसके लिए प्रकाश ने चौधरी से भी इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन गांव में प्रकाश की किसी ने नहीं सुनी, ना ही उसका किसी ने साथ दिया। प्रकाश का एक दोस्त था, उसने कहा कि शहर में एक अधिकारी है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ, हो सकता है वह तुम्हारी कुछ मदद कर दे। वह अपने दोस्त के साथ शहर गया और उस अधिकारी से मिला। उसने अपनी सारी कहानी उस अधिकारी को बताई, लेकिन वह अधिकारी कहता है, तुम्हारी ज़मीनें तुम्हें वापस तो मिल जाएंगी, लेकिन इसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि यह केस हमें कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा। इसमें काफ़ी खर्च आ जाएगा। कोर्ट का नाम सुनते ही प्रकाश घबरा गया कि नहीं, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, कोई और रास्ता हो तो बताइए। वह अधिकारी कहता है, बिना कोर्ट कचहरी बीच में डाले यह काम संभव ही नहीं। फिर भी तुम चाहे तो कोशिश कर सकते हो, मैं तुम्हें तहसीलदार के पास भेजता हूँ। उस अधिकारी ने अपनी तरफ से एक पत्र लिखा, उस पर अपने साइन भी किए और प्रकाश को दिया कि वह अपने गांव की तहसील में जाकर तहसीलदार को यह दे, ताकि वह उसका मामला वहीं के वहीं निपटा दे और प्रकाश की कुछ मदद हो जाए। प्रकाश ने वैसा ही किया। शाम ढल चुकी थी। थका हारा वह अपने घर पहुंचा। शोभा बड़ी उम्मीद के साथ प्रकाश का इंतज़ार कर रही थी। प्रकाश ने सारी बात शोभा को बताई तो वह भी सिर पकड़कर बैठ गई।
घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि घर में बस कुछ चावल के दाने ही बचे थे। शोभा यही सोचे जा रही थी कि अब आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। प्रकाश बहुत ज़्यादा परेशान था। अगली सुबह प्रकाश तहसीलदार के पास गया और उसे अधिकारी द्वारा दिया गया वह पत्र दिया। तहसीलदार ने उसे वापस भेज दिया और अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन फिर वह तहसीलदार के पास गया, लेकिन चपरासी की मिन्नतें करने के बाद भी उसने तहसीलदार से मिलने नहीं दिया। तीसरे दिन फिर गया, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। अब उसने शहर जाकर अधिकारी से बात करने की सोची। वह अधिकारी गरीबों की बहुत मदद करता था, लेकिन यह काम उसके बस का नहीं था। इसीलिए उसने प्रकाश को वकील के पास जाने के लिए कहा था। उसके अलावा भी वह प्रकाश की भरपूर मदद कर रहा था। फिर प्रकाश ने उसे तहसीलदार के बारे में बताया तो अधिकारी कहने लगा, यह दौर तो रिश्वतखोरी का है। वह तुम जैसे गरीब किसान की बात क्या सुनेंगे। मेरी बात मान लो और जो वकील मैं कह रहा हूँ वहाँ चले जाओ। लेकिन प्रकाश ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, मेरे पास इतनी रकम होती तो मैं यह सब पहले ही कर चुका होता। प्रकाश आंखों में आंसू भरे वहाँ से लौटने लगा। वह मायूस था और अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए परेशान भी। आज उसे अपना बेटा मुकेश याद आ रहा था। खुद तो जाकर कनाडा बैठ गया और माँ बाप को यहाँ भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। काश कि बेटे के लिए उसने वह ज़मीन ना बेची होती। फिर उसे अपने छोटे बेटे का भी ख्याल आया। जैसे ही प्रकाश वापस आने के लिए पलटा, तभी अधिकारी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मेरी नज़र में एक ऐसा वकील है, शायद वह तुमसे फ़ीस भी ना ले। मैंने उनसे अभी बात की है, अभी वह व्यस्त भी नहीं है। तुम मेरे साथ अभी चलो। प्रकाश उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन उसकी चमचमाती गाड़ी में बैठने की जैसे प्रकाश की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी उसके कहने पर वह गाड़ी में बैठा और जल्दी ही वह उस वकील के ऑफिस पहुंच गए जिससे अब प्रकाश मिलने वाला था। उस अधिकारी को देखते ही बाहर बैठे चपरासी ने जल्दी से सर झुकाकर सलाम किया। अधिकारी ने प्रकाश को बाहर इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद उस वकील के केबिन में चला गया। थोड़ी ही देर बाद चपरासी ने प्रकाश से कहा, साहब आपको बुला रहे हैं। डरते डरते दरवाज़ा खोलकर प्रकाश अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एकदम जैसे सन्नाटे में आ गया और जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। सामने बैठा वकील तो उसका छोटा बेटा सुरेश था, जो वकील बनकर बड़ी शान के साथ अपनी खूबसूरत से केबिन में अपनी कुर्सी पर बैठा था। यह देखकर प्रकाश के मुंह से कुछ भी ना निकल सका और सुरेश भी एक झटके में अपने पिता को देखकर खड़ा हो गया। फिर सुरेश ने कहा, बाबा, आप मुझे यहाँ देखकर हैरान होंगे। आप पहले बैठिए, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। प्रकाश के मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बराबर में बैठे अधिकारी ने प्रकाश के हाथ में पानी का गिलास दिया। पानी के 2 घूंट पीकर प्रकाश बोला, तो सुरेश यहाँ कैसे? हाँ बाबा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले बात अगर हम अपनी ज़मीनों की कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैं आपको सारी बात बताऊँगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। प्रकाश जी बहुत परेशानी में थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमारी ज़मीनें ज़ब्त कर ली गई है। सुरेश बोला, मुझे सब पता है। मैंने ही अधिकारी जी को आपके यहाँ लाने के लिए कहा था। हालांकि ये काम ये कर सकते थे। हमारी ज़मीन हमें वापस भी मिल जाएगी। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही प्रकाश फूट फूट कर रोने लगे। जिस बेटे को वह नालायक समझते थे, जिस बेटे से उन्होंने पढ़ने तक का अधिकार छीन लिया था, जिस बेटे पर हमेशा वह व्यंग करते रहे, आज उस बेटे ने उनकी इज्जत, उनकी जान माल सब बचा लिया था। अरे तू तो अब वकील बन गया है, पर तू वकील बना कैसे, ये तो बता। बताता हूँ बाबा। बाबा, जब मैं खेतों में काम करने जाता था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन देर से समझ पाता था। पर मेरे मास्टर जी हमेशा ही मुझे कहते थे कि बेटा, हिम्मत ना हारना। अगर तुम पढ़ना चाहते हो और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो तुम यहीं खाली समय में बैठकर पढ़ाई किया करो। और फिर मेरी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। आप जो मुझे पेड़ के पीछे कुछ करते देखते थे,
वहाँ पर बैठकर मैं पढ़ाई किया करता था। मैंने खेतों को भी संभाला और पढ़ाई भी की, क्योंकि मैं आपको एक दिन दिखाना चाहता था कि मैं नालायक नहीं हूँ। और फिर मास्टर जी की मदद से ही 8वीं तक की पढ़ाई मैंने पूरी कर ली। अब आगे 9वीं 10वीं के लिए मुझे स्कूल में एडमिशन लेना ज़रूरी था। बस इसीलिए मुझे गांव से भागना पड़ा। लेकिन मैं छुपते छुपाते गांव में आता ज़रूर था। मैं आप दोनों को कभी भूला ही नहीं था। मुझे हमेशा आपकी चिंता रही थी। मास्टर जी ने ही मुझे शहर में स्कूल में एडमिशन दिलाया था और मेरी फ़ीस का खर्च भी उन्होंने ही उठाया था। और ये जो आपके साथ बैठे हैं अधिकारी जी, ये मेरे वफ़ादार दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होने दिया। इन 8 सालों में मैंने आपको बहुत याद किया है, आपकी बहुत फ़िक्र भी की है। जैसे ही मुझे पता चला कि ज़मीन किराए पर दे दी गई है, मुझे चिंता सताने लगी थी, क्योंकि जिसे आपने ये ज़मीन किराए पर दी थी, वह पहले ही धोखे से कई लोगों की ज़मीनें हड़प चुका था। इस बात का आपको पता भी था, फिर भी आपने ऐसी नासमझी की। प्रकाश जी सर झुकाए सारी बात सुन रहे थे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सुरेश ने उनको कंधों से थामा और कहा, बाबा, आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका बेटा आपके पास आ गया है। चलो माँ के पास चलते हैं। उसके बाद सुरेश अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में अपने पिता प्रकाश को बिठाकर गांव आया। तो गांव वाले हैरानी से उस गाड़ी को देख रहे थे। लेकिन जब सभी की नज़र सुरेश पर पड़ी तो उनकी हैरानी और बढ़ गई। गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। अरे सुरेश, तू कहाँ चला गया था? अपने माता पिता को क्यों छोड़ गया था? हजारों सवाल सुरेश के चारों तरफ थे। लेकिन सुरेश मुस्कुराते हुए अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ही उसे अपनी माँ दिखाई दी। वह दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँचा। शोभा की हैरानी की तो इंतहा नहीं थी। वह तो आंखें फाड़े सुरेश को बस देखती रह गई। वह तो एक पल को अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाई थी। इतने सालों बाद और इस तरह से अपने बेटे से मिलेगी, उसने सोचा नहीं था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसके बाद माँ बेटे मिलकर खूब रोए और फिर शुरू हुआ उनकी ज़िंदगी की खुशहाली का सफ़र। अगले दिन ही सुरेश ने प्रकाश को ले जाकर कोर्ट में उस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जिसने ज़मीन पर कब्जा किया था। और फिर जीत भी प्रकाश और सुरेश की हुई। जल्दी ही सुरेश अपने माता पिता को शहर में ले गया, अपने नए घर में। फिर एक दिन प्रकाश के पास उसके बेटे मुकेश का फ़ोन आया। बाबा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी नौकरी भी छूट गई है और अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं वापस लौट कर आ सकूं। मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं यहाँ बहुत अकेला पड़ गया हूँ। सुरेश पास खड़ा सारी बात सुन रहा था, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। वह उसी समय बाहर चला गया। लगभग 10 दिन के बाद सुरेश अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। मेरा एक दोस्त दोपहर को खाने पर आएगा। शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, वह तो ठीक है, पर अब मैं जल्दी ही तेरी शादी करना चाहती हूँ। तो सुरेश हंसते हुए कहने लगा, तो कर दो माँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। और दोनों माँ बेटे खूब ज़ोर से हंस पड़े। सुरेश तो अपने ऑफिस चला गया। दोपहर का समय था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उस समय प्रकाश जी भी घर पर नहीं थे। शोभा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने उसका बेटा मुकेश जो खड़ा था। वह चाहे अपने बेटे से कितनी भी नाराज़ थी, पर था तो वह उसका बेटा ही। मुकेश अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। सुरेश भी उसके साथ ही था। मुकेश अपनी माँ से मिलकर खूब रोया। शोभा के पूछने पर उसने बताया कि सुरेश ने ही उसे यहाँ लाने का बंदोबस्त किया था, वरना आज न जाने मेरी क्या हालत होती। जब मैंने बाबा से बात की थी तभी सुरेश का फ़ोन मेरे पास गया। उसने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए और मैं अपनी टिकट कटाकर यहाँ आ गया। दरवाजे पर खड़े प्रकाश जी सारी बात सुन रहे थे। आज उन्हें अपने छोटे बेटे पर गर्व था, जिसे वह कभी नालायक और बुरा समझते थे। उसी ने पूरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। प्रकाश जी अंदर आए तो मुकेश ने अपने पिता से भी माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि वह अब अपनी ज़मीनों पर ही काम करेगा और एक अच्छा बेटा बनकर दिखाएगा। सीख, कभी भी किसी को उसकी काबिलियत और उसके हालात के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। मेहनत और आत्मविश्वास से
सब कुछ बदला जा सकता है, जैसा कि सुरेश ने अपने पिता को करके दिखाया। शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है, वह फिर चाहे पेड़ के पीछे बैठकर की जाए या क्लासरूम में। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही मोरल स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।